तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र के विषय में कक्षा 9 का ये लोकतंत्र जो अध्याय चल रहा है। अभी तक हमने इसमें पढ़ा था कि किस प्रकार से कक्षा में जो छात्र हैं और जो उनकी अध्यापिका हैं मैडम लिंग दो है उनके आपस में ही क्या है चर्चा चलती है लोकतंत्र के विषय में कि किस प्रकार लोकतंत्र को कहा जाए। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ रहे हैं अब लोकतंत्र की एक जो सरल परिभाषा है वो निकल के आई है, जो उनके निचोड़ से निकल के आई है। उनकी बातों का जो निचोड़ चल रहा था, विचार चल रहा था, उनके निचोड़ से निकल के आई है। वो ये निकल के आई है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। क्या लोग करते हैं शासकों का चुनाव। मैंने देखिए आपको पहले ही बताया था कि लोकतंत्र क्या है, लोगों का शासन होता है। और किस प्रकार से शासन होता है लोगों का, कि जिसमें लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं, वही लोकतंत्र है। अब देखिए किस प्रकार से है वो हम यहाँ आगे और गहराई से जानेंगे। ठीक है, तो क्या बात निकल के आई कि भाई लोग जो है अपने शासक का चुनाव करेंगे। ये एक उपयोगी शुरुआत है। क्या होता है, एक उपयोगी शुरुआत है। ये परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। क्या लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनमें मेन अंतर यहीं से हमको मिल जाता है। कहाँ से, कि लोगों ने अपने शासक का चुनाव किया है। जैसे देखिए इसमें उदाहरण बताया गया था किसके विषय में, म्यांमार के विषय में बताया गया था। इससे पहले जो चैप्टर था अब तो हट गया है, उसमें म्यांमार के सैनिक शासन के विषय में बताया गया। सैनिक क्या था, म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। ठीक है, जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए, यानी सेना का नियंत्रण था। ठीक है, और वो शासक बन गए। और ऐसे हमने यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसे बहुत देखे थे। ठीक है, उनके विषय में हम बात करें, क्या उन शासकों द्वारा जो शासन किया जाता है किस प्रकार और क्या नाम दिया जाता था उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। शासक के फैसले में लोगों को कोई भागीदारी नहीं रही। कहाँ, म्यांमार में लोगों को कोई भागीदारी नहीं है। यही उदाहरण क्या मिला, जो चिली जो देश था वहाँ पिनोसे की सरकार बनी थी, वहाँ पिनोसे जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाही पर भी लागू होती है। जैसे सऊदी अरब में वहाँ के शाह होते हैं, उनका जो चुनाव होता है लोगों के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण ही उनको ये हक मिलता है। वो वंशशाही होते हैं। पर जैसे हम क्या कहते हैं अपने भारत की कहानी ही देखिए, मुग़ल शासक हुआ करते थे। ठीक है, तो क्या होता था उनमें, भाई उन्हें उत्तराधिकार मिलता था, वंशशाही वो चलते थे। ठीक है, जैसे बाबर था, उसके बाद में क्या है हुमायूं है, उसके बाद में क्या है ये 1 बाय 1 ये चलते चले गए। ठीक है, तो उनमें क्या है वंशवाद सिस्टम से राजशाही चलती रही। तो एक तो वंशवाद से चले, एक ये सेना का शासन चला, इनमें ये लोकतंत्र नहीं है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन। क्या समझ में आता है, लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन। क्लियर, यही बात समझ में आती है। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोच समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतंत्र कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, और फिर हम यही नतीजे पर पहुंचेंगे। हम सही नतीजे पर क्या है इस प्रकार से क्या बात कर रहे थे हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे, जैसा कि हम अध्याय 3 में पढ़ेंगे। मतलब हम इससे ही नहीं कह सकते। अब देखिए यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा। समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या नहीं हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलवाना चाहती है। इसलिए हम असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र की सरकारों में क्या है सावधानी से फ़र्क करना पड़ेगा। ये हम तभी कर पाएंगे जब इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझ लेंगे और लोकतंत्र सरकार की विशेषताओं को हम क्या है जान लेंगे। तो देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसकी परिभाषा के एक शब्द को बहुत जानना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि आज की सरकारें जो चाहे लोकतंत्र हो चाहे लोकतंत्र न हो, खुद को लोकतंत्र दिखाना चाहती है।
तो हमें उन दिखावटी जो सरकार हैं, दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकार हैं, उनको और क्या है जो असली लोकतंत्र वाली सरकार हैं उनमें सावधानी से अंतर करना पड़ेगा, उनको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम कह पाएंगे कौन सी सरकार लोकतंत्र है और कौन सी गैर लोकतंत्र। तो देखिए पहले यहाँ पर ये थोड़ा सा कार्टून दिया गया है, इस कार्टून देख लेते हैं। यहाँ पर ऊपर लिखा गया है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। ठीक है, और किसके द्वारा खड़ा किया जा रहा है इसको? सेना के द्वारा। ठीक है, और हमने उदाहरण अभी देखा था, म्यांमार का उदाहरण देखा था जहाँ सेना के द्वारा सरकार बनाई जा रही थी, सेना के आधिपत्य में। ठीक है, तो ये दिया गया है देश का कार्टून, ऐसे बना करके दिया है डेमोक्रेसी के रूप में। तो कार्टून बहुत कुछ कह जाते हैं। और देखिए एक बात आपको बता देते हैं, कार्टून को समझना, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन शेयर करना, लिखना, ये एक आंतरिक कला होनी चाहिए। क्योंकि ये आगे के एग्ज़ाम्स होते हैं, हायर एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें ये अक्सर क्या है, आपकी जो दिमागी स्थिति है, मतलब मेंटलिक पावर है, उसे जानने के लिए क्या है ये पूछ लिए जाते हैं। देखिए द हिंदू का आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसमें कार्टून आता है। ठीक है, उनमें कार्टून में बहुत कुछ बातें वो कह जाते हैं, जो राइटर्स जो लिखते हैं कार्टून के ज़रिए बहुत कुछ कह जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि हमें पहचानना है असली लोकतंत्र वाली सरकार कौन सी होती है। तो देखिए मेनली पहचान किस प्रकार से है। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, ये हम परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि वो शासक कौन होगा। पहला प्रश्न ये उठता है, वो शासक कौन होगा जिसे हम क्या है लोकतंत्र में चुनने जा रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो क्या है, किसी सरकार का लोकतंत्र कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों को चुना जाना आवश्यक है। लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं, ये सारी बातें होती हैं। तो हमें किस शासक को चुनना चाहिए भाई, ये हमारे ही तो हाथ में है, क्योंकि जनता ही तो चुनती है। तो हमें उस शासक को उसकी पहचान कर लेना चाहिए। ठीक है, उसे जान लेना चाहिए क्या ये शासक सही है या नहीं है, क्योंकि वही शासक क्या है, शासन करने वाला है। नेक्स्ट जो शर्त रखी गई है, जो सवाल है वो ये है, किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे, क्या शर्तें होनी चाहिए। ठीक, किस प्रकार के चुनाव को। तो देखिए हमारे भारत में चुनाव होता है, किस प्रकार से चुनाव होता है, किस प्रकार से, अगर हमें किसी को वोट देना है तो वो हमारा खुद का अधिकार है, हम जिसे चाहें वोट दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और वो भी हम बगैर किसी को दिखाए, क्योंकि गुप्त मतदान होता है। तो किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे। क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी ने ज़बरदस्ती क्या है वो आपसे वोट डलवाई कि यहाँ पर डालिए वोट, इसके लिए वोट डालिए, ज़बरदस्ती डालिए, खुले में आपसे कहा कि ये यहाँ पर वोट डालिए, ऐसा तो नहीं है भाई। नहीं, गुप्त मतदान होता है, हम जिसको डालना चाहे डाल सकते हैं। ये लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। अब कौन लोग शासक का चुनाव कर सकते हैं, ये भी शर्त आती है, ये भी सवाल खड़ा होता है, कौन लोग। तो 18 साल से ऊपर, 18 साल या उससे ऊपर के जो लोग होते हैं वो चुनाव कर सकते हैं, उससे कम एज के नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि 18 साल से ऊपर क्या है, लोगों में उतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि वो जान सकते हैं कौन सा शासक हमारे लिए सही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में क्या है, अब इसके बाद में है सरकार के किस रूप को लोकतांत्रिक कहेंगे, ये भी बात है। सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतंत्र सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं बंद कर रहना काम करना जरूरी है।
क्या लोकतंत्र शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? देखिए, ये सारी बातें हैं। किस प्रकार का स्वरूप होना चाहिए लोकतंत्र का? देखिए, क्या स्वरूप होना चाहिए? स्वरूप ये होना चाहिए कि जो लोकतंत्र सरकार जो हमने बनाई है वो कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करेगी। मतलब उनकी अपनी मन मर्जी नहीं है। लोगों को सुविधाएं चाहिए तो भी देनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि लोगों ने चुनाव किया है, लोगों ने सरकार को बनाया है। यही लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। ठीक, तो हमने क्या है, कुछ विशेषताएं पढ़ी लोकतंत्र की। क्या था? कौन शासक होना चाहिए, चुनाव किस प्रकार होना चाहिए, कौन लोग हैं उसमें जो वोट कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं, और सरकार किस प्रकार की होनी चाहिए। तो हमारा देश एक लोकतंत्र है और बड़े देशों में गिनती की जाती है, लोकतंत्र के बड़े देशों में। अब हम चलते हैं प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। ये बात आती है, मतलब लोकतंत्र के प्रमुख फैसले कहाँ हैं? निर्वाचित नेताओं के हाथ में। जो चुने हुए नेता होते हैं उनके हाथ में प्रमुख फैसले जो होते हैं वो चले जाते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया, देखिए किसका? पाकिस्तान का। किस प्रकार से? पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतंत्र ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। अब पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को ही बदल डाला। इस ऑर्डर के जरिए राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में भी चुनाव हुए। चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों जनरल परवेज मुशर्रफ की थी। स्पष्ट है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला कहाँ था? अंतिम फैसला सेना के अधिकारी और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। ये विशेषता हो गई
कि शासक कौन होने चाहिए, किन के हाथ में शक्ति होनी चाहिए। ऐसे प्रतिनिधि जो लोगों द्वारा चुने गए हों। अब पाकिस्तान का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है जनरल परवेज़ मुशर्रफ का। उन्होंने क्या किया, जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसको उखाड़ फेंका और सैनिक कार्रवाई से अपने आप को वहाँ पर घोषित कर दिया। और देखिए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 में उन्होंने जारी किया और वहाँ के संविधान को ही बदल डाला। कि भारत में ऐसा कोई कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है। ठीक, हालांकि देखिए पाकिस्तान में ये चुनाव भी कराए गए, लेकिन उनमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गड़बड़ी की गई। क्यों गड़बड़ी की गई? क्योंकि सत्ता किसके हाथ में थी? किसके हाथ में? सेना के हाथ में थी। जो चुने हुए प्रतिनिधि आए उनके हाथ में कुछ नहीं था। वास्तविक शासक कौन था? जनरल परवेज़ मुशर्रफ और उसके अधिकारी। और ऐसे सरकार को कहते हैं तानाशाही राजशाही सरकार। ठीक है, चुनाव औपचारिकता से किया जाता है बस। देखिए यहाँ पर कार्टून दिया गया फिर से, तो कार्टून क्या कह रहा है? ये डेमोक्रेसी है, ये इनकी डेमोक्रेसी है, मतलब सेना की डेमोक्रेसी है। चुनाव कराए, प्रतिनिधि चुनकर आए, लेकिन सत्ता किनके हाथ में है? सेना के हाथ में। कोई रोल नहीं है इनका। तो ये कार्टून भी देखिए बहुत कुछ कह जाते हैं। एक कार्टून देखिए और यहाँ पर दिया गया, ज़रा उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये सीरिया का दिया गया है। ये क्या कह रहे हैं? ये कार्टून में क्या कह रहे हैं देखिए, ध्यान से देखेंगे। जब तक क्या कहा गया, देखिए यहाँ पर लिखा है, जब तक बाथ पार्टी की सरकार का फॉर्म भरकर उसकी सदस्य नहीं बनोगी तब तक अंदर नहीं आ सकती। तो ये किसके लिए कह रहे हैं? ये कह रहे हैं देखिए डेमोक्रेसी के लिए। मतलब डेमोक्रेसी किसके अंडर है? ये जो यहाँ की पार्टी है उसके अंदर। ठीक है, तो ये सब कुछ इनमें चलता है। जो डेमोक्रेसी कंट्री नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ठीक, तो अब एक बात क्या निकल के आई, मुख्य बात ये निकल के आई कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जो है किनके हाथ में होगा? उन लोगों के हाथ में होगा जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, जो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे उनके पास में। ठीक है, शासन वही करेंगे। अच्छा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला ये किस प्रकार से होता है? चलिए इसको जान लेते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद को क्वांगो रेमिन दाइबियाओ दाओई ये कहा जाता है, और जिसका नाम है राष्ट्रीय जन संसद। ठीक है, ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि चीन की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय जन संसद या क्वांगो रेमिन दाइबियाओ दाओई। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होता है। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। क्लियर? अच्छा, एक बात मुझे भैया बताइए, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? वो भी 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों को चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। कौन सी पार्टी है भाई यहाँ पर? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। कितने सदस्य आते हैं? 3000। 2002-2003 में हुए चुनावों से कम्युनिस्ट पार्टी और उससे कुछ संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली थी। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, ये बात जानने की है। सरकार जो बनती है वहाँ सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, ये बात आई समझ में। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो पार्टियाँ होती हैं, देखिए अभी जो मुख्य पार्टी हैं, एक कांग्रेस है और उधर बीजेपी है। ठीक है, उनमें से सरकार बनती है। अगर आगे आने वाले भविष्य में और भी कोई सरकार
और भी कोई पार्टी अगर आती है, उसको अच्छा ओहदा मिल जाता है तो वो भी आ सकती है और वो भी राष्ट्रीय लेवल पर चुनाव लड़ सकती है। वैसे राष्ट्रीय पार्टी हमारी कितनी है? 8। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, केवल कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है। 1930 में आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनाव कराए जाते हैं। देखिए मैक्सिको की कहानी बता रहे हैं, 6 वर्ष बाद। हमारे देश में 5 वर्ष, चीन में 5 वर्ष। ठीक है, देश में कभी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन 2000 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी PRI नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती है। यहाँ पर कौन सी पार्टी है? PRI। तो देखिए चीन में हमने देखा कम्युनिस्ट पार्टी है, मैक्सिको में कौन सी है? PRI पार्टी है, PRI है। हमारे देश में तो ऐसा नहीं है। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे। क्या कह रहे हैं? विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती। चुनाव में हर तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बापों से PRI के लिए वोट देने के लिए कहते थे। मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद भी यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। क्या समस्या रही? भाई देखिए एक ही पार्टी है और उसने कब्जा किया अच्छी तरह से, यहाँ तक कि अंतिम समय में उन्होंने क्या है, मतदान केंद्रों को ही बदल डाला, जिससे लोग वोट नहीं डाल पाए। मीडिया उनके हाथ में है। ठीक, उनकी थोड़ी बहुत बुराई अगर करती तो अपोजिशन के साथ में मिलकर कर सकते थे। इधर देखिए माँ बापों से जो कौन से छात्र छात्राओं के जो माँ बाप हैं, अध्यापक, उनसे वोट डालने के लिए कहते, मतलब हर तरह से क्या है, PRI की बात होती। बहुत पैसा खर्च करते उस पर और अपनी सरकार बनाते। तो क्या लोगों का इनमें कोई रोल है? नहीं, लोगों का रोल नहीं है। तो हम ऐसी सरकार को क्या है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकते। तो यहाँ पर बात वही आ रही है, लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक, यानी सभी अपने आप को लोकतांत्रिक कहलवाना चाहते हैं, लेकिन अंतर है। लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने का विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। किसी भी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहाँ हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। क्या है, वहाँ चुनाव कैसे निष्पक्ष नहीं थे। लेकिन भारत में तो निष्पक्ष चुनाव होता है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए, जैसा कि भारत में है। भाई लोगों के पास में विकल्प हैं, चुन सकते हैं, जिससे वो चाहे बना सकते हैं। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार अब लोकतंत्र की दूसरी विशेषता क्या आ रही है, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो जाए। भाई चुनाव कैसे होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए,
ये तो स्वतंत्र होना चाहिए, लोग जिसे चुनना चाहें चुन सकते हैं। एक ही पार्टी नहीं होनी चाहिए, कई पार्टियां होनी चाहिए जिसमें लोग अपना विकल्प ले सकें, ठीक है ना। अब देखते हैं एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, इनके विषय में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कार्टून दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये कार्टून के विषय में दिया गया है थोड़ा बहुत, ये रहा सामने। यह कार्टून लैटिन अमेरिका के लोकतंत्र कामकाज से संबंधित है। इसमें सिक्कों की थैलियों का क्या मतलब है, राजनीति में थैलियों की भूमिका के बारे में कार्टून बनाने वाला क्या कहना चाहता है। क्या इस कार्टून को भारत पर भी लागू किया जा सकता है। मतलब सरकार और ये सिक्के, समझ में आया कुछ। मतलब सरकार बनाने के लिए बहुत सारा पैसा प्रयोग किया जाता है, चुनाव में खर्च किया जाता है। आपकी क्या राय है, कमेंट कर सकते हैं। पैसा खर्च होना चाहिए या उस पैसे का प्रयोग किस में, देश के विकास में होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, हमने पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार से जुड़ा है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार समझ में आया क्या है, 18 साल या उससे ऊपर, क्लियर। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं हैं। देखिए किस प्रकार 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। 2015 तक सऊदी अरब में औरतें वोट नहीं डाल सकती थीं। एस्तोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान डालने का अधिकार नहीं है। वहाँ कुछ लोग जो रूस के होंगे, रूसी समुदाय के होंगे, वो वोट नहीं डाल सकते। कहाँ, एस्तोनिया में। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक वोट से ज़्यादा है। तो जगह जगह ये बातें दिखाई गई हैं कि हर जगह हम कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए, लेकिन इन देशों में भी कुछ थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हर बात क्या निकल के आई है, एक विशेषता निकल के ये आई है, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ये तीसरी विशेषता निकल के आई है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। यहाँ देखिए, कानून का राज और अधिकारों का आदर। तो यहाँ पर देखिए दिखा गया है, कार्टून में दिया गया, आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट। मतलब ये महाशय हैं, इनका अपना वोट है, ये महिला हैं, इनका अपना वोट है, ये है, इनका अपना वोट है। क्या है, एक व्यक्ति एक वोट, ठीक। कानून का राज और अधिकारों का आदर, तो ये आपका क्या है, चौथा पोर्शन दिया गया है कि किस प्रकार की सरकार होनी चाहिए। चलते हैं क्या है इसमें, कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। क्वेश्चन जानने का है, कब मुक्ति मिली भाई, 1980 में जिम्बाब्वे को। उसके बाद देश पर जानू पीएफ, ये है जानू पीएफ दल का राज था। जिम्बाब्वे की बात हो रही है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष में क्या है, अगुवाई की थी। इसके नेता भी थे, कौन थे, रॉबर्ट मुगाबे। कौन थे भाई, रॉबर्ट मुगाबे। इन्होंने आज़ादी के बाद से शासन कर रहे थे। ये चुनाव नियमित रूप से होते थे, सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके से अपनाते थे, यानी चुनाव गलत तरीके से करवाते थे वो। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव भी किए, राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की और उसकी जवाबदेही को कम किया। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान भी किया और उनकी सभाओं में गड़बड़ियाँ भी कराई। सरकार विरोधी प्रदर्शन और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया,
यानी जो उनका विरोध करता उनको गैर कानूनी भी वो घोषित भी कर देते थे। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविज़न, रेडियो पर सरकार नियंत्रण था। ये देखिए यहाँ पर जो सरकार है उसकी उन्होंने अपनी जो विशेषताएं वो लिखी हैं, किस प्रकार वो नियंत्रण करते थे कि मीडिया पर भी, लोगों पर भी हर तरह से नियंत्रण, और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। अखबार स्वतंत्र थे लेकिन लिखेंगे क्या, क्या लिखना है उनको, अगर लिखेंगे तो ये लोग उनको परेशान करते थे। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उनके खिलाफ किए जाते थे और उसने जजों पर भी दबाव डाला। 2017 में जो मुगाबे को राष्ट्रपति पद से क्या हटा दिया गया। देखिए कब तक जनता इसको सहन करती, कभी ना कभी तो समय आता ही है। और वही हुआ 2017 में, इतने लंबे अरसे के बाद में क्या हुआ, राष्ट्रपति पद को मुगाबे जो राष्ट्रपति, रॉबर्ट मुगाबे जो राष्ट्रपति थे उनको क्या हटा दिया गया। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। देखिए रॉबर्ट मुगाबे बहुत लोकप्रिय थे क्योंकि उन्होंने उनके आज़ादी संघर्ष में अहम रोल अदा की थी, लेकिन लोकप्रिय शासक भी, लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नज़र डालना बहुत ही ज़रूरी है, पर उतना ही ज़रूरी है कि चुनाव के बाद, चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए कि पहले क्या है और चुनाव के बाद में क्या है। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की, अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। किनको? लोगों को। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, कानून के समक्ष सभी समान होने चाहिए। ठीक इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें भी दे रखी हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीके पर लागू होती हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। यानी कुछ बुनियादी तौर तरीके हैं, उनको पालन करना पड़ेगा। ये नहीं कि चुनाव जीत लिया तो उनके हर बात मानी जाएगी, जैसा वो चाहे वैसा करेंगे, नहीं। ख़ास तौर से वे अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ गारंटियाँ का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसले लंबे विचार विमर्श के बाद में लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद से के साथ जुड़े अधिकार की जिम्मेदारियाँ संविधान द्वारा दी जाती हैं। कोई भी नियम पारित होना है तो क्या होता है, पहले विधेयक लाया जाता है, फिर उसको संसद में लाया जाता है और सभी जो संसद के जो लोग होते हैं उन विचार विमर्श होता है, उसको फिर पारित किया जाता है, तब जनता के बीच में उसको लाया जाता है। भारत में ऐसा ही होता है क्योंकि भारत क्या है, लोकतंत्र है। अल्पमत जो लोग होते हैं उनकी समूहों की जो उनको गारंटी दी गई हैं उनका बहुत ही आदर किया जाता है। अगर ऐसा है तो लोकतंत्र है। अगर लोगों को ये आश्वस्त किया गया कि भाई ठीक है, आपकी इन सुविधाओं का हम ध्यान रखेंगे और वो करना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अब क्या शर्त निकल के आई। जो चौथी जो बात थी, शासन किस प्रकार से किसका होना चाहिए, क्या स्वरूप होना चाहिए, वो ये है कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों, नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करेगी। संवैधानिक रूप से काम करना है, गैर संवैधानिक रूप से नहीं। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर फिर से ये कार्टून दे रखे हैं। इस कार्टून में देखिए यहाँ दिया गया है ये बच्चा है, यहाँ से इसको ये देखना है किस प्रकार क्या देख सकते हैं। डू नॉट इविल यहाँ पर लिखा गया है ये सब, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और लिखा देखो, याहू, गूगल और क्या है, सिस्को, ये सब इसमें लिखा गया है। देखिए इसके विषय में यहाँ पर लिखा है, चीन सरकार ने गूगल और याहू जैसे लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदिश लगाकर इंटरनेट पर सूचना के मुक्त प्रवाह को रोक दिया। देखिए मीडिया पर अधिकार पूरी तरह से, ठीक। तो ये सब इन कार्टूनों में दिखाया जाता है। इस कार्टून में इसी पर टिप्पणी की गई है, टैंक और निहत्थे छात्र की तस्वीर पाठक को चीन के हाल के इतिहास की अन्य बड़ी घटना की याद दिलाती है। वह घटना क्या थी, इसके बारे में आप कुछ जानकारी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि परिभाषाओं का मेन सारांश क्या रहा। अब हमने इतना पढ़ लिया, सारांश क्या रहेगा। देखिए सारांश फिर वही आ गया। अब आप बता सकते हैं, समझ सकते हैं इसलिए कि लोकतंत्र सरकार क्या है, शासक को चुनाव लोग करते हैं। ये अब सारांश जो निकल के आया है, इसके विषय पर हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, ठीक। और 4 विशेषताएं स्पेशली अच्छी तरह से हमने क्या डिस्कशन कर लिया है। किस प्रकार से लोगों द्वारा चुने हुए शासक सारे प्रमुख फैसले करते हैं, ये बात निकल के। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि चाहे मौजूदा शासक को बदल भी सकते हैं। ऐसे विकल्प भी लोगों के पास में होते हैं। भाई ठीक है, उन्होंने शासक को चुना है और शासक सही से कार्य नहीं कर रहा है, तो लोग शासक को बदल भी सकते हैं, चुनाव दोबारा भी करा सकते हैं, दोबारा भी हो सकता है चुनाव। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों के लिए समान उपलब्ध होने चाहिए। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा ही काम करेगी, संविधान के द्वारा ही उनके दायरे में ही काम करना पड़ेगा, जो बुनियादी कानून है। तो ये सारी की सारी इन परिभाषाओं का जो परिभाषा थी, उसका मेन सारांश ये हो गया कि लोकतंत्र में शासक जो काम करेगा लोगों के द्वारा, यानी क्या था, जो शासन होगा, शासकों का चुनाव जो होगा लोग करते हैं और सरकार बनती है, और वो किस प्रकार से कार्य करती है, ये सब हमने क्या है इसमें पढ़ लिया है। कोई उदाहरण दे रखे हैं, देखिए यहाँ पर भूटान नरेश ने घोषणा की कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। तो कानून का शासन भारत से यहाँ पर दिए गए हैं, है न, तो मेल करना है, इसका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराना है जिनकी चर्चा दी गई है। आगे देखिए, हम देखें भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया, तो भाई उनका अधिकारों का सम्मान करना पड़ेगा। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़े प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी। तो क्या है, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। और क्या है, बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार ना रहे, तो चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले। ये कुछ बातें यहाँ पर सामने दी, कुछ विशेषता दी गई हैं। इसमें क्या कहा गया है, देख लें, लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को हमें पढ़ना है। इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराना है जिनकी चर्चा इसमें दी गई है। तो किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, मिलान करना है हमें इन उदाहरण और विशेषताओं का। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं, 1 मिनट। ये तो
इस प्रकार देखेंगे। भूटान नरेश ने घोषणा की कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। ठीक है, तो चुने हुए नेताओं द्वारा फैसले लेना। तो मैच करते हैं, मिलान करते हैं, ये वाला हो जाएगा यहाँ। भारत से अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। तो भाई जानना पड़ेगा ये, एक व्यक्ति एक मोल, एक वोट एक मोल। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी। चलो अभी देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग असंवैधानिक ठहराया। तो इसके लिए क्या है, एक मिनट, कानून का शासन, तो आप ये वर्क आपको दिया गया है। ये जितने भी 5 विशेषताएँ हैं ऑथर या उदाहरण दे रखे हैं, इनको आप मैच कर सकते हैं किताब में जिस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया उस प्रकार से जो विशेषताएँ आपको लगती हैं और उसके अनुसार आप इनको इनके सामने मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे लोकतंत्र ही क्यों। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।